उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आता आपल्या सोबत आहेत. ते सध्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती आहेत, पुण्यात दाखल झालेले आहेत. सर, क्या बताएंगे आप? पुणे में आए हो और मोदी एट नाइट, मोदी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसकी उपलब्धि बताने के लिए आप यहाँ पे आए हो. क्या एग्जैक्टली आपका दौरा किस वजह से है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, 2014 से पहले का हिंदुस्तान निराशा के गर्त में डूब गया था. 2014 का हिंदुस्तान विश्वास से भरा हुआ है. प्रगति का पथ प्रशस्त होता जा रहा है. आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आर्थिक समृद्धि हमारी कितनी बढ़ रही है कोरोना के संकट का सामना करने के बाद भी. आज इसी पूना की धरती पर G20 जो 85% आबादी, पैसा, सारे संसाधनों का स्वामी है, वह G20 के मेहमान आज यहाँ पर पूना में पधारे हुए. उनका स्वागत भी कर रहा हूँ और यह सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है. 9 वर्ष पूरे होने पर जहां हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए उपलब्धियों से भरा पूरा का पूरा यह कार्यकाल रहा है, उसको बताने के लिए आए हैं. वहीं 2024 के लोकसभा में फिर से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार है, उसकी अपील करने के लिए आए. जैसे कि आपने बताया कि 2024 में कमल खिलने का एक विश्वास आपने अभी जताया, लेकिन विपक्ष के नेता कहते हैं कि जिस प्रकार से कर्नाटक का रुझान निकाल आया है, उसी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हो, या जैसे कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी ऐसा ही रुझान आएगा, निकाल आएगा, ऐसे कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है. देखिए, पहले विपक्ष को याद दिला दूं, अगर उनकी याददाश्त कमजोर है, थोड़ा याददाश्त ठीक कराना मेरी जिम्मेदारी बनती है. 2018 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ था. भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, वह कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन वह कांग्रेस के समर्थन से जनता दल सेकुलर ने सरकार बनाई थी. हम विधानसभा हार गए थे, लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 28 लोकसभा में से 27 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती. और इस बार जो मेरा फीडबैक है, हम 23 हारे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन 24 में कर्नाटक की 28 की 28 सीटें माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा की झोली में आ रही. हाँ जी. और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, यहां कौन सी ऐसी पार्टी है जो 48 सांसदों वाला यह प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है. यहां भारतीय जनता पार्टी 45 से अधिक सांसद जीतने जा रहे हैं. कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 5 का आंकड़ा छुए, ऐसी पार्टियां, या जो 50 को आंकड़ा पार करे, ऐसे भी लोग नहीं है. वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं. उनका एक एजेंडा है, क्या है कि 2024 में मोदी जी को रोकना है. क्यों रोकना है जी? वो देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए रोकना है. देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, इसलिए रोकना है. देश की दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, इसलिए रोकना है. देश में गरीबों के लिए कहा नहीं गया, बल्कि किया गया, करके दिखाया गया, इसलिए रोकना है. किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए बड़े से बड़े, कड़े से कड़े कदम उठाए गए, इसलिए रोकना है. सिंचाई की सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में दी जा रही है. महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है. नौजवानों के रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं. भ्रष्टाचार पर चोट हो रही है, इसलिए कमल को वोट हो रहा है. जैसे कि आपने बात किया कि 5 सांसद ने, वो लोग सपना देख रहे पीएम बन गए. वही नेता जैसे कि शरद पवार, जो विपक्ष की पार्टी के नेता है, उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं. जैसे कि अभी आगे कुछ दिनों के बाद मीटिंग भी उन्होंने तय की है नीतीश कुमार और सब विपक्ष के नेताओं के साथ. आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्ष की जो एकजुट हो रही है, कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ टिक पाएगी 2024? देखिए, 21 जून को योग दिवस है. हर व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए देश में भी योग करेंगे, दुनिया में भी योग करेंगे. और 23 जून को ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं पटना में, और पटना में एकत्र होने वाले कुल मिलाकर के 50 सांसद जिताने की हैसियत आज की तिथि में नहीं रखते हैं. और जो हैसियत रखते हैं वो अलग थलग पड़े हुए हैं. जो अलग थलग पड़े हुए, आदरणीय शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुझे उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन 2014 में उनके कितने सांसद जीते थे, 2019 में कितने सांसद जीते थे और 2024 में उनके कितने सांसद जीतने वाले हैं।
महाराष्ट्र के अलावा कहीं उनका खाता खुलने वाला है क्या? नहीं खुलने वाला है। देखिए वो वरिष्ठ हैं, उनका मैं व्यक्तिगत बुजुर्ग नेता है, सम्मान करता हूं, लेकिन अब यह मान करके चले कि देश मोदी जी के साथ खड़ा है। 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम देश की जनता कर चुकी है और पूरा हिंदुस्तान मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेते हुए देखना चाहता है। महाराष्ट्र उसमें सबसे आगे रहेगा। महाराष्ट्र आगे रहेगा, आप ऐसे कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2024 में क्या चित्र रहेगा? आप शिवसेना के साथ है, जैसे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना तो अलग हो गई है, अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा एक साथ मिलकर सरकार चला रही है, तो आने वाले चुनाव में एक साथ ही वो चुनाव लड़ेगी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे? चीजों का आपको ध्यान दिला दूं, फिर मैं दिला रहा हूं। 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय हम लोगों ने यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर अकेले लड़ा था, उद्धव जी अलग लड़े थे। उस समय भाजपा की सीटें कितनी थी? अगर हम इनसे समझौता नहीं करते 2018 में, तो आप यह मान करके चलिए कि जो 2016 में हमारी ऐतिहासिक विजय हुई थी, हम अकेले दम पर बहुमत ला सकते थे। हमने तो पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद भाजपा को भी था, शिवसेना को भी था। उनके सम्मान में हम लोग समर्पित हैं और उनके सम्मान में समर्पित रहते हुए देश जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, हमें शिवसेना जो उद्धव जी की उस समय थी, अब तो उनकी है नहीं, समझौता करके चुनाव लड़ना चाहिए, भले हमारा थोड़ा नुकसान हो। लेकिन समझौते के बाद भी उन्होंने क्या किया? वह शिवसेना जिसे बाला साहब ठाकरे जी, पूज्य बाला साहब ठाकरे जी, जो हिंदुत्व का गौरव है, पूरा देश आज भी उनकी पूजा करता है, लेकिन उनके विरोध में जो लोग राजनीति करते थे, उस कांग्रेस के साथ, उस एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे जी ने समझौता कर लिया, उनके साथ सरकार बनाई। मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी थी कि पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान बड़ा था। पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने जो किया था, अगर उस रास्ते पर चलते, भले वो हमारा समर्थन न करते, भले महाराष्ट्र में सरकार न बन पाती, लेकिन गठबंधन करके लड़े थे, गठबंधन जीता था, तो अलग क्यों गए? मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए वो उनके साथ गए, ऐसे कहना है? ये तो मुझे क्या कहना, ये तो पूरा महाराष्ट्र कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। उनको नहीं जाना चाहिए था। अगर नहीं जाते तो भाजपा के साथ रहते। और यह भी कोई फार्मूला नहीं है कि जिसके विधायक कम हो उसका मुख्यमंत्री हो। ये कांग्रेस का चरित्र हो सकता है कि भाजपा को रोकने के लिए वो जनता दल सेकुलर को कर्नाटक में सपोर्ट कर दें, लेकिन ये शिवसेना पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी जिन्होंने स्थापित की, उस शिवसेना का चरित्र नहीं हो सकता। ये मुख्यमंत्री पद पाने के लिए जो समझौता किया वो गलत था। लेकिन अभी आप कोई अपील कर सकते हैं? अभी उनको आपके साथ आना चाहिए, जिस प्रकार से आपने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे जाके चुनाव को सामने जा रहे, तो अभी आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ने, देखिए श्री उद्धव ठाकरे जी, यह कोई सच है कि पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं और उनके मन में कोई विचार हो तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे बात करें। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। बीजेपी की दीवार खुली है अभी भी उनके लिए? भाजपा के दरवाजे बंद नहीं रहते हैं, भाजपा के दरवाजे खुले ही रहते हैं, लेकिन यह उनको पहल करनी पड़ेगी। अब ये पहल भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने गलती की है, भाजपा ने गलती नहीं की है। शुक्रिया. तर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होते आणि जर उद्धव ठाकरेंना भाजपसोबत यायचं असेल तर त्यांनी आमच्या वरिष्ठ नेत्यांशी नक्की चर्चा करावी. भाजपची दारं ही नेहमीच खुली आहेत. कॅमेरामन सुशांत राऊतसह योगेश बोरसे, TV9 मराठी, पुणे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.